दोस्तों, माय नेम इज़ वीरेंद्र एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सिलेबस एजुकेटर कॉमर्स। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं का अध्याय 4 दैनिक पंजी रोज नाम च या जनरल या नकल बही। ये सब जो है क्या है, एक ही पंजी का नाम है। ठीक है, क्वेश्चन में अलग अलग दे देता है, कभी कभी दैनिक पंजी बनाइए, कभी रोज नाम च, कभी जनरल या कभी नकल बही। ठीक है, सबका मतलब एक ही होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं जनरल या पंजी क्या होता है। तो अगर पुस्तकीय भाषा में अगर समझे तो इसका अर्थ ऐसा है, जनरल प्रारंभिक लेखिक वह पुस्तक है जिसमें सौदों का लेखा तिथिवार क्रमानुसार संक्षिप्त विवरण सहित दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है। ठीक है, एक बार और रिपीट कर रहा हूं, ये जनरल प्रारंभिक लेखे की वह पुस्तक है। क्या है? प्रारंभिक लेखे की वह पुस्तक है जिसमें सौदों का लेखांकन क्या होगा, प्रारंभिक लेखा है और जिसमें सौदों का लेखांकन मतलब जिसमें लेन देन करते हैं उसका लेखांकन किस अनुसार होता है, तिथिवार क्रम अनुसार संक्षिप्त विवरण सहित। ठीक है, क्या क्या होता है ध्यान देना, तिथिवार रहेगा, क्रम अनुसार रहेगा, संक्षिप्त विवरण सहित दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत के अनुसार किया जाता है। इसका अर्थ हो गया। अगर इसी को मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं तो सरल भाषा में क्या होगा, दैनिक पंजी हिसाब रखने की पुस्तक है। दैनिक पंजी मतलब दिनचर्या की जो पंजी हिसाब रखने की पुस्तक है जिसमें प्रत्येक लेन देन का तिथिवार क्रमबद्ध लेखा किया जाता है। रोज नाम च में व्यवहारों को लिखना ही जनरल करना कहा जाता है। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, दैनिक पंजी हिसाब रखने की पुस्तक है जिसमें प्रत्येक लेन देन का लेखा तिथिवार क्रमबद्ध लेखा किया जाता है। रोज नाम च में व्यवहारों को लिखना ही जनरल करना कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, जनरल प्रविष्टियां। अब इसमें क्या होता है, रूल्स होता है, कुछ नियम होता है। तो उस नियम को आपको मैं बताता हूं क्योंकि इसी रूल्स इसी नियम के अनुसार ही आगे जो है हमारा क्वेश्चन बनने वाला है। जितना भी प्रविष्टि करेंगे हम लोग पंजी प्रविष्टि, इसी रूल्स के आधार पर हमें जो है करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों आपको बताता हूं, इसका एक तालिका मैंने बनाया है शॉर्ट में, नकल बही में लेखा करने संबंधित नियम तालिका। पहला में देखना क्या है, खाते का वर्ग आएगा। खाते का वर्ग रहता है अलग अलग, जैसे कि व्यक्तिगत खाता हो गया या वास्तविक या वस्तुगत खाता, आय व्यय खाता या नाम मात्र का खाता। ठीक है, दूसरा में क्या लिखा है, नामे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विकलन। ठीक है, डेबिट करना होगा। उसके बाद है एक और है जिसमें जमा, क्रेडिट मतलब समाकलन करना होगा। तो सबसे पहले ये देखेंगे, व्यक्तिगत अगर खाता है तो विकलन में क्या जाएगा और समाकलन में क्या जाएगा, इसको हम लोग देखते हैं। तो पाने वाले व्यक्ति को क्या करेंगे, हम लोग विकलन में एंट्री करेंगे और देने वाले व्यक्ति को समाकलन में एंट्री करेंगे। ये व्यक्तिगत खाता के लिए हो गया। उसके बाद दूसरा देखते हैं खाते के वर्ग में, जिसमें वास्तविक या वस्तुगत खाता हो। व्यापार में आने वाले वस्तु को विकलन करेंगे और व्यापार से जाने वाली वस्तु को समाकलन में एंट्री करेंगे। उसके बाद तीसरा देखते हैं आय व्यय का खाता या नाम मात्र का खाता। खर्च या हानि, खर्च या हानि होगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, विकलन में एंट्री करेंगे, और आय या लाभ मतलब हमें इनकम होगा या लाभ होगा उसको समाकलन में एंट्री करेंगे। ठीक है, ये हो गया, इसका रूल्स हो गया। इसी को मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे इधर आगे और समझाया हूँ, इससे आप लोग और स्पष्ट हो जाओगे, आपके दिमाग में एकदम से ये रूल्स घुस जाएगा एक ही बार में। इस वीडियो से आप लोग क्या हो जाएगा, आपको मैं सिखा दूंगा, आप लोग को याद भी करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो वीडियो पर बने रहिए। दोस्तों तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ व्यक्तिगत खाता के लिए। व्यक्तिगत खाता में क्या होता है, एंट्री पाने वाले व्यक्ति को विकलन करते हैं डेबिट, देने वाले व्यक्ति को समाकलन करते हैं मतलब क्रेडिट। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे। मनोज से 2000 रुपये प्राप्त हुआ। ठीक है, क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। मनोज से मतलब मनोज क्या है, देने वाला है। इस व्यवहार में मनोज देने वाला व्यक्ति है, अतः मनोज का खाता क्रेडिट लिखा जाएगा। ठीक है, मनोज को हम लोग क्या करेंगे,
क्रेडिट मतलब समाकलन में एंट्री करेंगे। वैसे दूसरा एग्जाम्पल देखना, प्रशांत को 1000 रुपये नगद दिए गए। ठीक है, प्रशांत को 1000 रुपये नगद दिए गए, मतलब इस व्यवहार में प्रशांत पाने वाला व्यक्ति है, अतः प्रशांत का खाता डेबिट किया जाएगा। डेबिट मतलब विकलन में। यहाँ मनोज से 2000 रुपये प्राप्त हुए, से आया मतलब वो देने वाला व्यक्ति है, तो देने वाला व्यक्ति क्या करेंगे, क्रेडिट मतलब समाकलन में एंट्री होगा। और प्रशांत को, जहाँ से को आया मतलब क्या करेंगे, उसको डेबिट में मतलब विकलन में एंट्री करेंगे। देखो यहाँ पर नोट में मैं बताया हूँ, यदि नाम के आगे से रहेगा तो समाकलन में लिखा जाएगा, जैसे इसमें से है तो मनोज से करके समाकलन में एंट्री करेंगे। यदि नाम के आगे को रहेगा तो विकलन में एंट्री होगा, मतलब प्रशांत को है इसलिए प्रशांत विकलन में एंट्री होगा। ठीक है, ये होगा किसका, व्यक्तिगत खाता के लिए। चलिए अब आते हैं वास्तविक या वस्तुगत खाता। आने वाले वस्तु का खाता डेबिट मतलब विकलन में एंट्री होगा, जाने वाले वस्तु का खाता क्रेडिट मतलब समाकलन में एंट्री होगा। एग्जाम्पल में समझेंगे, 500 रुपये का माल खरीदा, 500 रुपये का माल खरीदा। इस व्यवहार में आने वाले वस्तु क्या है, माल है, मतलब कुछ भी सामान खरीद रहे हैं मतलब माल आ रहा है। किंतु व्यापार से 500 रुपये नगद गए हैं मतलब रोकड़ जा रहे हैं, तो माल खाता या खरीदा रहता है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, क्रय खाता। क्रय खाता को विकलन करेंगे और रोकड़ खाता से को समाकलन करेंगे, क्योंकि रोकड़ हमसे जा रहा है। देखो आता है उसको विकलन और जाता है उसको समाकलन। हमारे पास माल मतलब वस्तु आ रहा है इसलिए क्रय खाता को विकलन में, और रोकड़ हमसे जा रहा है इसलिए रोकड़ खाता से समाकलन में एंट्री किया जाएगा। चलिए और देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर दूसरा है, 2000 रुपये का फर्नीचर नगद खरीदा। 2000 रुपये का फर्नीचर नगद खरीदा है। अब इसमें क्या है, खरीदा है। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पर भी खरीदा था लेकिन इसमें केवल माल था, तो माल खाता लिख सकता हूँ, या तो फिर खरीदा है इसलिए आप लोग क्रय खाता करके लिख सकते हो। या फिर 2000 रुपये का फर्नीचर खरीदा। अब इसमें क्या खरीदा है, तो फर्नीचर खरीदा है। स्पष्ट समझ में आ रहा है ना, क्या खरीदा है, फर्नीचर, इसलिए फर्नीचर का नाम लिखेंगे। कैसे एंट्री होगा, इस व्यवहार में आने वाला वस्तु क्या है, फर्नीचर है, किंतु व्यापार से क्या जा रहा है, 200 रुपये नगद जा रहा है, अतः फर्नीचर खाता को क्या करेंगे, विकलन में एंट्री होगा। अब यहाँ पास खरीदा है इसलिए क्रय खाता नहीं लिखेंगे, स्पष्ट समझ में आ रहा है, क्या खरीदा है, तो फर्नीचर खरीदा है इसलिए फर्नीचर खाता को विकलन और रोकड़ खाता से को समाकलन में लिखा जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तीसरा देखते हैं, अवास्तविक या नाम मात्रा खाता। खर्च व हानि खाता को विकलन मतलब डेबिट करेंगे, आय व लाभ का खाता को क्रेडिट मतलब समाकलन करेंगे। चलिए देखते हैं उदाहरण में, वेतन के दिए 1000 रुपये। अब वेतन हम लोग क्या करें, 1000 दे रहे हैं, मतलब हमसे क्या होगा, पैसा जा रहा है, तो पैसा जाता है तो पैसा जाएगा तो समाकलन में, और जिसको देंगे उसको विकलन में। खर्च है, वेतन क्या है, खर्च ही है ना, वेतन देना व्यापार का खर्च है, अतः वेतन खाता को क्या करेंगे, डेबिट मतलब विकलन में। और रोकड़ हमसे जा रहा है इसलिए रोकड़ खाता से रोकड़ खाता को क्या करेंगे, समाकलन में एंट्री करेंगे। चलिए वैसे समझते हैं आगे। उदाहरण 2 में कमीशन के 800 रुपये प्राप्त हुए। अब क्या हो रहा है, कमीशन से हमें प्राप्त हो रहा है, आय मतलब लाभ मिल रहा है, मिलता है उसको समाकलन में। कमीशन के रूप में आय प्राप्त हो रहा है, अतः कमीशन खाता को क्रेडिट मतलब समाकलन में करेंगे, और रोकड़ हमें मिल रहा है, कमीशन प्राप्त होगा मतलब रोकड़ मिलेगा, रोकड़ खाता को क्या करेंगे हम लोग, विकलन में एंट्री कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, जो रूल्स था उसको मैंने आपको बता दिया है। एक बार और मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या करना रहता है उसको। देखिए हमारे पास नियम है, 3 वर्ग हैं, कौन कौन से हैं, व्यक्तिगत खाता है, वास्तविक या वस्तुगत खाता है, और एक आय व्यय खाता या नाम मात्र खाता है। नॉर्मल समझना, स्टार्टिंग में व्यक्तिगत मतलब नाम से, किसी भी मनोज, प्रशांत, सरोज ये रहेगा, और अगर नाम के आगे से है मतलब ये समाकलन में एंट्री होगा, नाम के आगे को है मतलब विकलन में एंट्री होगा। पहला का खत्म व्यक्तिगत खाता। दूसरा समझते हैं वास्तविक या वस्तुगत खाता। वस्तुगत स्पष्ट नाम से समझ में आ रहा है, मतलब वस्तु आना या जाना से है, आपके व्यापार से
सामान आ रहा है या जा रहा है, बस उसको देखना है। कोई भी सामान अगर आता है तो उसको विकलन में एंट्री करेंगे, अगर हमसे वस्तु जाता है तो उसको समाकलन में एंट्री करेंगे। ठीक है, सेम वैसे ही अगर पैसा हमारे पास आता है, पैसा आ रहा है तो विकलन में एंट्री करेंगे रोकड़ के नाम से, अगर हमारे पास पैसा जा रहा है तो समाकलन में एंट्री करेंगे रोकड़ के नाम से। ठीक है, ये हो गया वास्तविक या वस्तुगत खाता। तीसरा समझते हैं आय व्यय खाता या नाममात्र खाता। मतलब खर्च, कुछ भी खर्च है, वेतन देना, किसी को पैसा दे रहे हैं, किसी को सैलरी दे रहे हैं, है ना, तो ये अगर खर्च होता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, विकलन में एंट्री करेंगे। और लाभ मतलब कमीशन प्राप्त होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, समाकलन में एंट्री करेंगे। इसमें भी वो फंडा है कि हमारे पास पैसा आ रहा है कि जा रहा है, सेम है। खर्च होगा तो हमारे से क्या होगा, पैसा जाएगा, तो जाता है तो रोकड़ खाता को समाकलन में। और देखो पैसा अगर हमारे पास आता है, इनकम होता है, कमीशन मिलता है, तो रोकड़ को क्या करेंगे, विकलन में एंट्री कर देंगे। ये हो गया हमारा नकल बही में लेखा करने के नियम। चलिए अब इसी से संबंधित मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ और इसका प्रारूप भी आपको बताता हूँ, क्योंकि अकाउंट्स में हमारा प्रारूप ही ऐसा है जिसे पूरा हमें क्वेश्चन बनाना रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें एक और आपको मैं बताना चाहूँगा, स्टार लगाया हूँ यहाँ पर, एक बार आप लोग देखना यहाँ पे, जब भी रोकड़ से व्यापार प्रारंभ करेगा, जब भी क्वेश्चन में दिया रहेगा रोकड़ से व्यापार प्रारंभ करेगा, तब क्या एंट्री होगा, रोकड़ खाता को विकलन करेंगे और पूंजी खाता से रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, ये होगा एंट्री। ठीक है, ये चेंज नहीं होगा, ये ऐसी एंट्री होगा। चलिए उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा नकल बही, पंजी प्रविष्टि, जनरल प्रविष्टियाँ का प्रारूप। प्रारूप को मैं आपको बता रहा हूँ, इसका प्रारूप क्या होता है। जनरल प्रविष्टि लिखेंगे, इधर तिथि, विवरण, विवरण का जगह को बड़ा रखना, ध्यान रखना, तिथि के लिए छोटा, विवरण के लिए थोड़ा बड़ा, खाता पृष्ठ के लिए छोटा, उसके बाद विकलन राशि के लिए थोड़ा सा, और समाकलन राशि के लिए भी थोड़ा सा छोटा साइज। ठीक है, और लास्ट में हम लोग क्या कर लेंगे, योग। और यहाँ से जब भी खाता बंद करते हो तो डबल कॉलम से खाता बंद करना कभी मत भूलना। ठीक है, कभी भी खाता क्लोज करते हो तो ये नीचे में एक लाइन है, एक लाइन और ऐसा करके खींचना रहता है, तब जाकर के खाता क्या होता है, बंद होता है। तो ये हमारा हो गया क्या, पंजी प्रविष्टि या जनरल प्रविष्टि का प्रारूप हो गया। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण नोट्स हैं, इसको मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये जो है आगे आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। अगर आप लोग अभी से समझ जाते हो तो आगे जो है आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण नोट्स में क्या है। पहला, क्रय खाता। क्रय खाता हमेशा विकलन में एंट्री होगा, मतलब क्वेश्चन में दिया रहेगा क्रय खाता है तो ध्यान में आ जाना चाहिए कि क्रय खाता को क्या करना है, विकलन में एंट्री करना है। वैसे क्या है, विक्रय खाता, विक्रय खाता का हमेशा समाकलन में एंट्री होगा, ध्यान रखना, विक्रय खाता हमेशा किस में होता है, समाकलन में एंट्री होता है। उसके बाद अगर क्वेश्चन बोला है क्रय वापसी खाता, अब क्रय वापसी हो गया, क्रय खाता को हम लोग विकलन में एंट्री करते थे, तो क्रय वापसी को क्या करेंगे, समाकलन में एंट्री करेंगे। ठीक है, जस्ट अपोजिट में। वैसे विक्रय वापसी को, विक्रय खाता को हम लोग समाकलन में एंट्री करते हैं, तो विक्रय वापसी खाता को क्या करेंगे, विकलन में एंट्री कर देंगे। उसके बाद है पांचवा, डूबत ऋण या अशुद्ध ऋण। व्यापार में उधार बेचे गए माल की राशि का भुगतान जब प्राप्त नहीं होता है तो इस प्रकार की राशि को डूबत ऋण या अशुद्ध ऋण कहते हैं। इसका एंट्री क्या होगा, डूबत ऋण खाता विकलन देनदार खाता से। ठीक है, एक बार और मीनिंग को देखना समझना, व्यापार में उधार बेचे गए माल की राशि का भुगतान जब प्राप्त नहीं होता है, ठीक है, हम लोग उधार बेच दिए हैं लेकिन उस राशि का भुगतान हमें प्राप्त नहीं होता है, तो इस प्रकार की राशि को डूबत ऋण या अशुद्ध ऋण कहते हैं। अब इसी में से मैं आपको आगे बताऊंगा सीधा क्वेश्चन को। ठीक है, रूल्स को समझ गए। अब रूल्स को समझने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्रियात्मक प्रश्न को पढ़ेंगे। चलिए तो हम लोग जाते हैं क्रियात्मक प्रश्न पे। क्रियात्मक प्रश्न का आपको मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा, जिसमें हिमांशु की पुस्तकों में निम्नलिखित लेन देन को योजनांचा प्रविष्टि हमें करना है। ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप लोग एक बार मिलान जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से बनाना है उसको मैं आगे आपको बता रहा हूँ।
इसमें हमें क्या करना है, प्रश्न क्रमांक तीसरा है, हिमांशु का जनरल रजिस्ट्री बनाना है, उसका प्रारूप बना लेंगे, तिथि, विवरण, खाता पृष्ठ, विकलन राशि और समाकलन राशि। अब जैसा जैसा हम लोग रूल्स में पढ़े हैं, जैसा जैसा नियम को हमने पढ़ा है, उसी के आधार पर ये वाला क्वेश्चन को हमें बनाना है। और इसी क्वेश्चन को नहीं, आगे भी जो भी क्वेश्चन आएगा उसको भी सेम उसी नियम के तहत हमें बनाना है। तो चलिए, पहला क्या बोला है, 2014 1 दिसंबर, तो तिथि में लिख देंगे 2014 दिसंबर 1। रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया 75,000। जब भी रोकड़ से व्यापार प्रारंभ करता है, मैंने आपको बताया था क्या एंट्री होता है, रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता से नरेशन में लिखा जाएगा रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, कितना है 75,000 विकलन में और 75,000 समाकलन में एंट्री हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया है, दिसंबर 7 नगद माल खरीदा, तो चलिए यहाँ डेट में लिख लेंगे, तिथि में दिसंबर 7 नगद माल खरीदा। देखो खरीदा है, खरीदा का मतलब क्या होता है, क्रय खाता। क्रय खाता हमेशा किस में आता है, विकलन में। चलो एंट्री करते हैं, क्रय खाता विकलन। अब हम लोग कुछ भी खरीदेंगे तो हमसे पैसा क्या होगा, जाएगा, बल्कि माल आएगा, ठीक है। तो हमसे पैसा जा रहा है ना, पैसा जाता है उसको हम लोग किस में एंट्री करते हैं, समाकलन में। क्रय खाता को विकलन कर दिया, पैसा जा रहा है, इसलिए रोकड़ खाता से नगद माल खरीदा कितना का, 10,000 विकलन और 10,000 समाकलन में। उसके बाद है दिसंबर 9 स्वाति को माल बेचा। अब क्या किया है, स्वाति को माल बेचा, नाम के आगे अगर को है तो किस में एंट्री होगा, विकलन में। और बेचा मतलब क्या होता है, विक्रय खाता। विक्रय खाता हमेशा किस में एंट्री होता है, समाकलन में। चलिए एंट्री करते हैं, स्वाति विकलन और विक्रय खाता से स्वाति को माल बेचा, कितना का है 5,000। 5,000 विकलन में और 5,000 समाकलन में। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, 12 दिसंबर को फर्नीचर खरीदा। तो फर्नीचर खरीदा करके है, कितना में खरीदा है, 3,000 में। देखो अब खरीदा, क्या खरीदा है, फर्नीचर, तो हमें यहाँ पर स्पष्ट नाम लिखना पड़ेगा। तिथि में लिख देंगे दिसंबर 12, फर्नीचर खरीदे इसलिए फर्नीचर खाता विकलन। अब यहाँ पर खरीदा है इसलिए क्रय खाता लिख दें, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। क्या खरीदा, तो फर्नीचर खरीदा इसलिए फर्नीचर खाता को विकलन में। और खरीदेंगे तो हमसे पैसा जाएगा, कुछ भी खरीदते हो तो पैसा जाता है ना, तो पैसा जाता है इसलिए रोकड़ खाता को समाकलन में से कर देंगे। फर्नीचर खाता खरीदा 3,000 विकलन और 3,000 समाकलन में। नेक्स्ट देखेंगे, दिसंबर 18 को स्वाति से पूर्ण भुगतान के रूप में प्राप्त हुए 4,000। देखना ऊपर में एंट्री और देखना, स्वाति से पूर्ण भुगतान के रूप में कितना प्राप्त हुआ, 4,000। हमने स्वाति को माल बेचा था, देखो ऊपर में स्वाति को माल बेचा था, कितना 5,000 का माल बेचा था। लेकिन अभी क्या बोला है, स्वाति से पूर्ण भुगतान के रूप में हमें कितना प्राप्त हुआ, मात्र 4,000। 5,000 में बेचे थे लेकिन हमें कितना प्राप्त हुआ, 4,000। पैसा हमारे पास कितना आया है, 4,000 पैसा आया है ना, तो आता है उसको विकलन में, रोकड़ खाता को विकलन। और कितना आया है, 4,000, मतलब 1,000 हमें अभी भी नहीं मिला है, तो उस 1,000 को हम लोग क्या लिखेंगे, बट्टा के नाम से। बट्टा खाता विकलन कर देंगे, कितना 1,000 हमें बट्टा कर देंगे, मतलब छूट दे देंगे, है ना। और स्वाति से, नाम के आगे से है मतलब वो समाकलन में एंट्री होगा, स्वाति से। नरेशन लिख देंगे, स्वाति से पूर्ण भुगतान के रूप में 4,000 रुपये प्राप्त हुआ। यहाँ 4 और 1 टोटल करके 5,000 समाकलन में लिख देंगे। उसके बाद है नेक्स्ट है 25 दिसंबर को किराया चुकाया। कितना चुकाया, 1,000 किराया चुकाया, मतलब किराया हम लोग देंगे, तो देंगे तो हमसे क्या होगा, पैसा जाएगा, इसलिए पैसा को समाकलन मतलब रोकड़ को समाकलन में। किसके लिए दे रहे हैं, तो किराए के लिए। किराया खाता को विकलन, रोकड़ खाता से नरेशन में किराया चुकाया, कितना 1,000 विकलन और 1,000 समाकलन में। नेक्स्ट देखते हैं दिसंबर 30 के लिए वेतन का भुगतान किया। अब इसमें भी क्या दे रहे हैं, वेतन दे रहे हैं, मतलब वेतन देंगे तो पैसा हमसे जाएगा, पैसा जाता है उसको समाकलन में एंट्री। चलो क्या दे रहे हैं, वेतन, तो वेतन खाता को विकलन कर देंगे और रोकड़ खाता से नरेशन में लिख देंगे, वेतन का भुगतान किया 1,500 विकलन और 1,500 समाकलन। टोटल विकलन में कर लेंगे 1,05,000 और समाकलन में भी हो जाएगा टोटल 1,05,000। तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 3 हिमांशु का जनरल प्रविष्टि। चलिए दोस्तों, अब इसी में से एक और मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं, जिससे आपको और अगर थोड़ा बहुत भी डाउट होगा वो भी पूरा क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं, जिसमें जस पाल की पुस्तकों में निम्न व्यवहारों का लेखा किया गया है। ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक बार मिलान जरूर कर लीजिएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए देखो यहाँ पर मैंने बना रखा है जनरल प्रविष्टियाँ। एंट्री होगा तिथि, विवरण, खाता पृष्ठ, विकलन राशि और समाकलन राशि। अब जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा वैसे वैसे एंट्री करते जाएंगे। चलिए पढ़ते हैं। 2016 मार्च 1 को क्या हुआ है, रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। जब भी रोकड़ से व्यापार प्रारंभ करते हैं क्या एंट्री होता है, रोकड़ खाता को विकलन और पूंजी खाता से। नरेशन लिख देंगे, व्यापार प्रारंभ किया कितना का, 5 लाख है, सॉरी 5 लाख विकलन और 5 लाख समाकलन में। उसके बाद मार्च 10 को नगद माल खरीदा, नगद खरीदा, ठीक है, माल खरीदा करके दिया है, खरीदा है इसलिए हम लोग क्रय खाता लिख देंगे, क्रय खाता विकलन। और खरीदेंगे तो हमसे पैसा जाएगा, पैसा जा रहा है इसलिए समाकलन में, पैसा आता है उसको विकलन और पैसा जाता है तो समाकलन में। और रोकड़ खाता से नगद माल खरीदा 10,000 विकलन में और 10,000 समाकलन में। मार्च 12 को नवीन से उधार माल खरीदा, कितना का खरीदा है, 10,000। अब देखो उधार खरीदा है, ठीक है, ध्यान देना, उधार है, खरीदा है, खरीदा है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, क्रय खाता लिख देंगे। और नाम के आगे अगर से है तो हम लोग क्या कहाँ जाता है, नाम के आगे अगर से रहता है तो समाकलन में एंट्री होता है। तो यहाँ एंट्री हो जाएगा क्रय खाता विकलन, नवीन से उधार माल खरीदा कितना, 10,000 विकलन में और 10,000 समाकलन में। मार्च 15 है, गिरीश को किराया दिया। अब देखो गिरीश के आगे क्या आ गया, को, ठीक है, गिरीश के आगे क्या आ गया, को आ गया। लेकिन यहाँ ध्यान देना, फिर ध्यान देना, गिरीश के आगे को है लेकिन क्या दिया है, किराया दिया है। तो किराया यहाँ पास मेन हो जाता है ना। अब यहाँ पास गिरीश को विकलन नहीं करेंगे, किराया दिया है, क्या दिया है, किराया। तो किराया जो है क्या हो जाएगा, विकलन। किराया खाता विकलन, रोकड़ खाता से किराया दिया 500 विकलन में और 500 समाकलन में। उसके बाद है नेक्स्ट, मार्च 24 को श्याम को माल बेचा। श्याम के आगे नाम के आगे को है इसलिए वो विकलन में एंट्री होगा। अब बेचा मतलब होता है क्या, विक्रय खाता। विक्रय खाता हमेशा समाकलन में एंट्री होता है, इसलिए मार्च 24 को श्याम विकलन और विक्रय खाता से श्याम को माल बेचा 10,000 विकलन में और 10,000 समाकलन में। उसके बाद है आगे 28 मार्च को श्याम से नगद मिला, नाम के आगे से है तो किस में चला जाएगा, वो समाकलन में। नगद मिला है, पैसा आया है तो पैसा आता है उसको विकलन में करते हैं। रोकड़ खाता विकलन, श्याम से नगद राशि प्राप्त होने पर 5,000 विकलन और 5,000 समाकलन। नेक्स्ट बच गया मार्च 31 को गाड़ी भाड़ा दिया। अब गाड़ी भाड़ा का हम लोग देंगे, ठीक है, तो पैसा हमसे क्या होगा, जाएगा, पैसा जाएगा तो समाकलन में एंट्री होगा। क्या दे रहे हैं, गाड़ी भाड़ा का दे रहे हैं, इसलिए इसको लिखना पड़ेगा गाड़ी भाड़ा खाता को विकलन और रोकड़ खाता से। नरेशन में गाड़ी भाड़ा दिया गया 200 विकलन और 200 समाकलन। अब क्या कर लेंगे, विकलन की राशि टोटल कर लेंगे 5,35,700, समाकलन सेट का भी टोटल कर लेंगे 5,35,700। तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 5वां का जनरल प्रविष्टि। दोस्तों मैंने जनरल प्रविष्टि के रूल्स को आपको समझाया है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5वां को भी आपको बताया है। तो इसमें से अगर किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट होगा, किसी भी प्रकार का अगर कन्फ्यूजन होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कन्फ्यूजन को क्लियर करूंगा। अगर आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा और इस चैनल के बारे अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए नहीं।